अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मुज़फ़्फ़र कुरैशी एक बार फिर नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लियरिंग इन द स्काई, दैट इज़ द टॉपिक ऑफ दिस। और जेस्टवर्ट का जो है वो लिखा हुआ है। और जो पहली आपकी स्टोरी थी उसके टोटल उलट स्टोरी है। क्लियरिंग बेसिकली कहते हैं जो कतई अराज़ी होता है, ज़मीन का एक टुकड़ा, ठीक है। अर्ज़ से अराज़ी, कतई अराज़ी, कता कहते हैं पीस को, कतई अराज़ी क्लियरिंग इन द स्काई, आसमान पर मौजूद। अब ये टाइटल ही बड़ा दिलचस्प है कि देखिए कतई अराज़ी कहाँ होगा, ज़मीनी टुकड़ा कहाँ होगा, ज़मीन का टुकड़ा ज़मीन पे होगा, लेकिन वो कहते हैं कि आसमान पर मौजूद ज़मीन का एक टुकड़ा, ठीक है। तो थोड़ा सा दिलचस्प इसका टाइटल जो है वो है। और जिस तरह की आपकी पहली स्टोरी थी, सस्पेंस थ्रिलर थी, ये उस तरह का नहीं है, ठीक है। ये एक सिंपल सी स्टोरी है। और ये स्टोरी जो है बुनियादी तौर पर इसमें जो टॉपिक है इसका, मैं बल्कि इधर लिख देता हूँ इसको। ये स्टोरी जो है ये एक तरह का इमोशनल ड्रामा है। एक इंसान की जो जज्बात हैं, सिंपल एवरीडे इमोशंस जो हैं, वो उनके मुतालिक जो है ये स्टोरी की सारी रिवॉल्व करती है। दो मेन कैरेक्टर हैं, एक तो जैसे स्टुअर्ट है जो कि राइटर है, और एक जो है जेस फादर, ठीक है। बल्कि मैं उसको कंप्लीट ही लिख देता हूं। जेस फादर जो है ये है, और ये तो जेस जो है ये बड़ा एक यंग इमोशनल यंग एनर्जेटिक सा जो है वो लड़के है। मेन कैरेक्टर जो है वो इसका बाप है, और इसके बाप की अगर हम क्वालिटीज देखना चाहें तो ये ओल्ड मैन है, बूढ़ा है, ऑलमोस्ट 70 इयर्स ओल्ड है, और प्लस इसका फॉर many years, 40 years to be exact, पिछले 40 साल से जो है ये शदीद बीमार है। और इतना शदीद बीमार है कि डॉक्टर्स हैव एडवाइज हिम बेड रेस्ट। डॉक्टर्स ने उसे क्या किया हुआ है, मुकम्मल तौर पर जो है वो बेड रेस्ट का कहा हुआ है कि तुमने कोई भी काम, किसी भी काम को जो है वो हाथ नहीं लगाना। और इसके बावजूद ये क्या कहते हैं, गोज टू अ माउंटेन टॉप, पहाड़ी इलाके में ये रहते हैं, बेसिकली हिली एरिया में रहते हैं। और उसी एरिया में जो है जेस का बाप जो है वो एक पहाड़ी चोटी पर जाता है, और प्लांट्स ऑफ क्लियरिंग, और वहां पर जाकर एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा जो है उसको काश्त करता है, उसको कल्टीवेट करता है। प्लांट की बजाय कल्टीवेट कहना शायद इसको जो है वो ज़्यादा मुनासिब है। आपने पहाड़ी इलाकों में देखा है कि वहाँ पर बहुत वसी और रीज़ ज़मीन जो है वो मुयसर नहीं होती, छोटे छोटे टुकड़ों की सूरत में जो है वो ज़मीन जो है वो काश्त की जाती है। सो एक छोटा सा टुकड़ा जो है उसको ये कल्टीवेट करता है, एंड देन
takes Jess to that clearing। और फिर वो बहुत सालों के बाद जो है वो जेस को ले जाकर वो ज़मीन का टुकड़ा जो उसने ऊपर पहाड़ की चोटी पर जो है वो काश्त किया होता है वो जाकर जो है वो दिखाता है, और उसी क्लियरिंग को वो जो पहाड़ के बिल्कुल टॉप पे जाकर उसने काश्त की होती है उसी को वो क्या कहते हैं कि इट इज़ क्लियरिंग इन द स्काई। ठीक है, अब ये सारी स्टोरी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब डॉक्टर ने उसको मना किया और इतना सवियर मना किया है, 40 साल पहले उसको कहा कि वो मुकम्मल बेड रेस्ट पे चला जाए, तो आखिर क्या ऐसी चीज़ हुई कि जिसने जेस को मजबूर किया, जेस के फादर को मजबूर किया कि वो अपनी डॉक्टर की एडवाइस छोड़े और वो जाकर इतनी दूर, मतलब डॉक्टर उसको बेड रेस्ट कह रहे हैं, और वो माउंटेन टॉप पे जाकर जो है एक क्लियरिंग जो है उसको कल्टीवेट करता है, उसमें काश्तकारी करता है। तो आखिर उसकी ऐसी वजह जो है वो क्या थी? ठीक है, तो यही हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप रीजंस की बात करें तो अभी सिर्फ मैं आपको इतना बता देता हूं कि ये सब कुछ करने के जो रीजंस हैं वो इमोशनल रीजंस हैं। ठीक है, वो जज्बात से उनका ताल्लुक है, इंसानी जज्बात से, इंसान के जो इनोसेंट जज्बात हैं। ठीक है, हमारे रोज़मर्रा की जो मासूम और मामूली ख्वाहिशात हैं उनके बारे में जो है। और यहाँ पर एक और चीज़ भी इसके मुतालिक बता दूँ जो कि आपको बड़ी हेल्प करेगी एंड पे, इसके करैक्टर के मुतालिक, कि ये बंदा नॉस्टैल्जिक है। नॉस्टैल्जिक कहते हैं उस शख्स को जो माजी को बहुत याद करता है, माजी परस्त कहते हैं आप इसको, कि बहुत ज़्यादा जो है वो माजी में हर वक्त खोया रहता है। तो ऐसे शख्स को जो है हम जो है वो नॉस्टैल्जिक जो है वो कहते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं जी इस लेसन को, बट बिफोर मूविंग ऑन एक बार फिर देख लें इसको कि कोई मतलब करेक्टर्स के हवाले से। जो उसका राइटर है जेस स्टुअर्ट, उसका करेक्टर मैंने इसलिए नहीं लिखा कि वो एक यंग बॉय है और बस, इससे ज़्यादा उसके करेक्टर जो है उसमें ऐसा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, और वो अपने बाप का बड़ा ओबीडियंट है, उसको फॉलो करते हैं। बाकी सारी जो स्टोरी है दैट इज़ अबाउट जेस फादर। सो उसी के मुतालिक जो है वो हम बात करेंगे, उसी पैटर्न पे यहाँ हम अपने अल्फाज मानी लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं जी हम। दिस इज़ द वे जेस सेड माई फादर, कहते हैं कि ये वो रास्ता है, सेड माई फादर, मेरे वालिद साहब ने कहा। पॉइंटिंग विद हिज केन, केन कहते हैं बैद या अपनी छड़ी जो है, स्टिक जो है उसको आप जो है वो केन कहते हैं। पॉइंटिंग विद हिज केन अक्रॉस द डीप वैली बिलो अस, डीप जो है इसको आप नशेबी जो है वो कह सकते हैं। अक्रॉस द डीप वैली बिलो अस, डीप का मैं लिख भी देता हूं, गहरी भी कर सकते हैं, नशेबी। ठीक है, गहरी आप करेंगे डीप का,
और बिलो अस हमारी नशेबी जानिब, हमारी निचली जानिब। दिस इज द वे जेस, कहते कि जेस ये वो रास्ता है, सेड माई फादर, मेरे वालिद साहब ने कहा, पॉइंटिंग विद दिस कैन अक्रॉस द डीप वैली बिलो अस, डीप अक्रॉस कहते हैं उस पार, हमारे नशेबी जानिब मौजूद गहरी वादी के उस पार, अपनी छड़ी से इशारा करते हुए। कहते कि ये वो रास्ता है, मेरे वालिद ने, मेरे वालिद साहब ने हमारे नशेबी जानिब मौजूद गहरी वादी के उस पार अपनी छड़ी से इशारा करते हुए कहा। अब यहाँ पर आपको जो ट्रांसलेशन आएगी वो कंपैरेटिवली जो है वो थोड़ी सी लेंथी है, ठीक है। वो उस तरह से जैसे आपके 9th-10th में होते थे कि छोटे छोटे सेंटेंसेस होते थे, उस तरह से छोटे छोटे सेंटेंसेस में वो अब आपको नहीं आएंगे। तो अब लंबी ज़रा ट्रांसलेशन आएगी, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर थोड़ा कम्प्लेक्स होगा। सो आपने उसको समझ के ध्यान से जो है वो करना है। मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ कोई लंबा सेंटेंस है उसको रिपीट भी कर दूँ, ठीक है जी। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग यू हैव नॉट सीन फॉर मैनी ईयर्स, कहते कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूँ जो तुमने बहुत सालों से नहीं देखा। Isn't it too hot for you to do much walking? वॉकिंग पैदल चलना, कि क्या मौसम आपके पैदल चलने के लिए कुछ ज़्यादा गर्म नहीं है। अब यहाँ पर दो चीज़ें देख लें, दो एडजेक्टिव्स हम यूज करते हैं, वेरी और टू। इन दो में फर्क है, इन दोनों के यूजेज। मतलब उसने ये नहीं कहा इट इज वेरी हॉट फॉर यू टू डू मच वॉकिंग, ठीक है, उसने कहा इट इज टू हॉट फॉर यू टू डू मच वॉकिंग। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो वेरी हम करते हैं बहुत ज्यादा के मानों में, और टू हम करते हैं जरूरत से ज्यादा के मानों में, ठीक है। ही इज टू इनोसेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वो जरूरत से ज्यादा मासूम है, इतना मासूम उसको होना नहीं चाहिए, ठीक है। हम कहते हैं ही इज टू क्लेवर, कि वो चालाक होना चाहिए, लेकिन वो क्या है, वो हद से ज्यादा चालाक। इसी को मैं अगर कहूँ वेरी क्लेवर तो इसका पॉजिटिव सेंस में हम बात करेंगे, ठीक है, कि वो बहुत चालाक है। लेकिन अगर हम कहेंगे ही इज टू क्लेवर तो इसका मतलब क्या होगा कि वो जरूरत से ज्यादा चालाक है। एक तो ये है। दूसरी इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत बड़ा डिफरेंस है वेरी और टू में, वेरी हम यूज करते हैं पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है कि जब आपका किसी के साथ कोई कंपैरिजन ना हो रहा हो, उस डिग्री का किसी भी चीज के साथ कंपैरिजन ना हो रहा हो, तो तब हम क्या यूज करते हैं, वेरी। मसलन मैं कहता हूं ही इज वेरी क्लेवर, या हम थोड़ा इसको चेंज कर लेते हैं, एग्जाम्पल हम थोड़ी चेंज कर लेते हैं, ही इज वेरी वीक, ठीक है, कि वो बहुत कमजोर है। अब ये क्या है, ये पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। अब हम उसकी कमजोरी का कंपैरिजन नहीं किसी के साथ करें, हम जस्ट ये बता रहे हैं कि वो बहुत कमजोर है। टू जो है ये यूज होता है कंपैरेटिव डिग्री के तौर पर, कि जब आपका कंपैरिजन भी आ रहा हो। मसलन मैं कहता हूं ही इज टू वीक टू वॉक, ही इज टू वीक टू वॉक, कि वो इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता। अब यहां पर टू हमने क्यों यूज किया, क्योंकि टू का कंपैरिजन आ रहा है, टू वीक का कंपैरिजन किसके साथ आ रहा है, टू वीक का कंपैरिजन आ रहा है टू वॉक के साथ। ये दो चीजें कंपेयर हो रही कि वो इतना कमजोर है, कितना, कि चल भी नहीं सकता, ठीक है। ही इज टू वीक टू वॉक।
और अगर हमने उसका आगे कंपैरिजन किसी के साथ नहीं देना, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, ही इज वेरी वीक। अब यहाँ पे चूंकि उसने कंपैरिजन आगे देना है ना कि इजंट इट टू हॉट फॉर यू टू डू मच वॉकिंग, कि क्या मौसम आपके पैदल चलने के लिए, कि आप पैदल चलें, इसके लिए मौसम कुछ ज़्यादा गर्म नहीं है। चूंकि कंपैरिजन देना है तो इसलिए उसने क्या यूज़ किया है, टू यूज़ किया। अगर खाली वो कहता कि मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है तो फिर वो क्या कहता है, इट इज़ वेरी हॉट, ठीक है, कि मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है। लेकिन टू हॉट आगे चूँकि कंपैरिजन था कि आपके पैदल चलने के हवाले से अगर देखें तो फिर मौसम गर्म है, तो इसलिए उसने टू यूज़ किया। Isn't it too hot for you to do much walking? क्या मौसम आपके पैदल चलने के लिए कुछ ज़्यादा ही गर्म नहीं है? I wiped the streams of sweat from my face. Streams कहते हैं धारे, ठीक है, उर्दू में वैसे अब आप देखें स्ट्रीम्स का वैसे क्या मतलब होता है, नदी, बट यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, धारे। स्वेट कहते हैं पसीने को। कहते हैं मैंने अपने चेहरे से पसीने के बहते धारे साफ किए, टू कीप देम फ्रॉम स्टिंगिंग माई आइज। टू कीप देम होता है दूर रखना, बाज रखना, ठीक है। स्टिंगिंग कहते हैं पिंचिंग, बर्निंग, जलन पैदा करना, चुभन पैदा करना। I wiped the streams of sweat from my face to keep them from stinging my eyes. कहते हैं कि मैंने अपने चेहरे से पसीने के बहते धारे साफ किए ताकि वो मेरी आंखों में चुभन पैदा न करें, मेरी आंखों में जलन पैदा न करें। I didn't want to go with him. मैं उनके साथ जाना नहीं चाहता था। I had just finished walking a half mile uphill from my home to his. uphill कहते हैं अमूदी सफ़र, ठीक है, पहाड़ी सफ़र। कहते हैं कि मैंने अभी अपने घर से उनके घर तक आधा मील का पहाड़ी सफ़र या आधा मील का अमूदी सफ़र तय किया था। I had carried a basket of dishes to mom. मैं माँ के लिए बास्केट ऑफ डिशेस, खानों की एक टोकरी भी लेकर आया था। There were 2 slips in the road. Slips का मतलब है फिसलन। अब यहाँ पर स्लिप वर्ब नहीं है, यहाँ पर स्लिप है नाउन, ये ज़हन में रख लें, ठीक है। एक तो होता है ना स्लिप कर जाना, ये वर्ब है। यहाँ पे स्लिप्स फिसलन, 2 जगह जो फिसलन है उसके लिए नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। There were 2 slips in the road. कहते हैं कि सड़क पर 2 जगह फिसलन थी। And I couldn't drive my car. और मैं अपनी गाड़ी नहीं चला सकता था। And I knew how hot it was. और मैं जानता था कि मौसम किस कदर गर्म है। It was 97 in the shade. कहते हैं कि साए में दर्जा हरारत 97 दर्जे था। अब ये 97 दर्जे 97 फ़ारेनहाइट की बात हो रही है। 97 फ़ारेनहाइट का मतलब है कि रफली को 36 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये 97 सेंटीग्रेड की बात नहीं हो रही, 97 फ़ारेनहाइट की बात हो रही है। इट वाज 97 इन द शेड, ठीक है। अब इसको भी ज़रा हाईलाइट कर लें। अक्सर ये जो इन द शेड है, इसको अक्सर हम गलत लिख जाते हैं। शेड, लाइट, सनलाइट, इन सब के साथ इन प्रपोजिशन यूज होता है। हम क्या करते हैं, हम कर देते हैं अंडर। अंडर क्या है, दैट इज कंप्लीटली इनकरेक्ट, क्योंकि हम उर्दू में कह रहे होते हैं साए के नीचे बैठा, ठीक है। हालांकि ये उर्दू में भी गलत है। उर्दू में भी हमें क्या कहना चाहिए, साए में बैठा, ठीक है। क्योंकि देखिए एक अंडरस्टूड सी बात है, साया कहाँ होता है, ज़मीन पर। तो साए के नीचे बैठना क्या होगा, एक बिल्डिंग है उसका साया कहाँ पड़ रहा होता है, ज़मीन पर। तो साए के नीचे बैठने का मतलब है कि आप खुदा न खास्ता ज़मीन के नीचे हैं, कि साया ज़मीन पर, आप साए के भी नीचे हैं। तो साए के नीचे नहीं होते, साए में आप बैठे होते हैं। वो जो एरिया उसने कवर किया होता है उसके अंदर इन द शेड आप बैठे होते हैं,
ठीक है जी। तो इन द शेड, इन द लाइट, इन सनलाइट, इस तरह से आप इसको यूज़ करेंगे। एंड आई न्यू हाउ हॉट इट वॉज, और मैं जानता था कि मौसम किस कदर गर्म है। इट वॉज 97 इन द शेड, साय में दर्जा हरारत 97 दर्जे था। आई न्यू दैट फ्रॉम जनवरी अंटिल अप्रैल, मैं जानता था कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक माई फादर हैड गॉन टू 8 डिफरेंट डॉक्टर्स, मेरे बाप 8 मुख्तलिफ तबीबों के पास जा चुके थे। वन ऑफ द डॉक्टर्स हैड टोल्ड हिम, और उनमें से एक डॉक्टर ने उन्हें कहा था, नॉट टू वॉक द लेंथ ऑफ सिटी ब्लॉक, सिटी ब्लॉक कहते हैं शहरी मोहल्ला, कि वो शहरी मोहल्ले जितना पैदल सफ़र भी तय न करें। ही टोल्ड माई फादर टू गेट अ टैक्सी टू टेक हिम होम, उन्होंने मेरे बाप से कहा, मेरे वालिद साहब से कहा कि वो घर जाने के लिए टैक्सी का इस्तेमाल करें। बट माई फादर वॉकड होम 5 माइल अक्रॉस द माउंटेन, अक्रॉस द माउंटेन पहाड़ी के उस पार से, कहते लेकिन मेरे वालिद साहब पहाड़ी के उस पार से 5 मील का पैदल सफ़र तय करके घर पहुँचे। एंड टोल्ड मॉम, और माँ को बताया व्हाट द डॉक्टर हैड सेड, कि डॉक्टर ने क्या कहा है। अब ये एक बड़ी फ़नी बात है कि देखिए डॉक्टर से क्या कह रहे हैं, डॉक्टर से कह रहे हैं कि आपने एक शहरी महल्ले जितना, अब जो सिटी ब्लॉक्स होते हैं वो नॉर्मली हमवार ज़मीन पर होते हैं, वी ऑल नो, ठीक है, प्लेन ज़मीन पर होते हैं। तो कहते हैं कि प्लेन ज़मीन पे भी आपने एक सिटी ब्लॉक जितना सफ़र भी तय नहीं करना, और वो 5 मील का पहाड़ी सफ़र तय करके एक पहाड़ को अबूर करके वो आता है और आके अपनी बेगम को बताता है कि जी डॉक्टर ने मुझे कहा है कि आपने सफ़र नहीं करना, आपने पैदल नहीं चलना। तो बट माई फादर वॉकड होम 5 माइल्स अक्रॉस द माउंटेन, लेकिन मेरे वाले साहब पहाड़ी के उस पार से 5 मील का पैदल सफ़र तय करके घर पहुँचे। एंड टोल्ड मॉम व्हाट द डॉक्टर हैड सेड, और मेरी माँ को बताया कि डॉक्टर ने क्या कहा है। 40 years ago अ डॉक्टर हैड टोल्ड द सेम थिंग, कहते कि 40 साल पहले एक डॉक्टर ने उन्हें यही कुछ कहा था। ठीक है, अब मैंने आपको यहाँ जब हम इसका करेक्टर स्केच कर रहे थे तो आई टोल्ड यू कि वो 40 साल से जो है वो बीमार है। एंड ही हैड लिव्ड टू रेज अ फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रन। अब यहाँ पर रेज का मतलब जो है, रेज का मतलब नॉर्मली आप लेते हैं बुलंद करना, राइज के मानों में, बट यहां पर रेज का मतलब है नर्चर कह सकते हैं, ब्रिंग अप कह सकते हैं, ठीक है। और यहां आप इसकी परवरिश करना लिख सकते हैं, परवरिश करना कॉमन है, इसलिए मैं हमेशा अपने बच्चों को लिखवाता हूँ कफालत करना, ठीक है जी। एंड ही हैड रेज्ड टू लिव अ फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रन, लेकिन वो 5 बच्चों के ख़ानदान की कफालत की खातिर ज़िंदा रहे थे। और मुझे एक शेर इस पे याद आ रहा है, मैं हमेशा बच्चों को सुनाया करता हूँ कि ये जो उसने कहा ना कि 5 बच्चों की ख़ानदान की कफालत के लिए जो है वो ज़िंदा था और उसे ज़िंदा रहना पड़ा, तो उस पर वो बड़ा खूबसूरत शेर मुझे लगता है कि मुझको थकने नहीं देता ये उम्मीदों का पहाड़, मुझको थकने नहीं देता ये उम्मीदों का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। ठीक है, तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी ज़िंदगी में होती हैं, दे प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन ड्राइविंग यू और इन एक्सट्रैक्टिंग द बेस्ट आउट ऑफ यू। आपकी जो जिम्मेदारी होती है ना, जब आप पे जिम्मेदारी आती है, आप अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की, किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो देन यू स्ट्राइव फॉर द एक्सीलेंस, और फिर आप यू ट्राई योर लेवल बेस्ट कि आप अपनी छोटी सी छोटी चीज़ जो है वो उसको ठीक करें। और इसी कॉन्टेक्स्ट में ये शेर भी मैंने आपको सुनाया कि मुझको थकने नहीं देता ये उम्मीदों का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते, कि जब तक वो बच्चे मौजूद हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मौजूद है, तो मेरे लिए हर लम्हा जो है वो आगे बढ़ने का एक जो मोटिवेशन है वो बरकरार रहती है। एंड ही हैड लिव्ड टू रेज अ फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रन, और वो 5 बच्चों की कफालत की खातिर जिंदा रहे थे। he had done as much hard work in those years as any man, कहते कि उन्होंने इन सालों में इतनी ही मेहनत की थी जितना कोई भी शख्स
कर सकता है। अब एक चीज देख लें, इसमें एज के बाद हमेशा एज आएगा, ठीक है। एज मैनी, एज मच हार्डवर्क एज एनी मैन, ठीक है, और ये आएगा पॉजिटिव सेंस में। अच्छा, सो के बाद भी एज आता है, लेकिन ये आता है नेगेटिव सेंस में, ठीक है। जब आपने किसी चीज को नेगेट करना हो, मसलन मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, उससे समझ आ जाएगी। हम कहते हैं ही इज as clever as his brother, कि वो इतना ही चालाक है जितना उसका भाई। अब ये पॉजिटिव बात है ना, पॉजिटिव मीन्स के हम दोनों के लिए सेम बात कह रहे हैं। पॉजिटिव अच्छी बात के सेंस में नहीं कह रहा, पॉजिटिव कि जैसा उसके लिए था वैसा ही उसके लिए है। तो एज के बाद हमने क्या यूज किया, एज। इसी को मैं अगर कह दूं कि he is not so he is not so intelligent as his brother, कि वो इतना ज़हीन नहीं है जितना उसका भाई था। तो अब यहां देखें, यहां हमने क्या यूज किया है, यहाँ सो यूज किया और यहाँ एज यूज किया। तो अगर हमने किसी चीज को नेगेट करना होगा, नफी करनी होगी, तो सो एज, और अगर किसी चीज को अफर्म करना है तो फिर हम एज के साथ एज इस्तेमाल करेंगे। जैसे इसने यहाँ पे किया है कि हैड डन एज मच हार्ड वर्क इन दोज इयर्स एज एनी मैन, कि उन्होंने इन सालों में इतनी ही मेहनत की थी जितना कोई भी शख्स कर सकता है। आई कुड नॉट प्रोटेस्ट टू हिम नाउ, अब मैं उनसे एहतजाज नहीं कर सकता था। ही हैड मेड अप हिज माइंड, मेड अप हिज माइंड होता है फैसला कर लेना। अब आप एक चीज़ याद रखें, आपने बामुहावरा उर्दू करनी है, आपने जो है वर्ड टू वर्ड जो है उसकी ट्रांसलेशन जो है वो नहीं करनी, ठीक है। प्रोटेस्ट के लिए भी आप, मैं लिखवा देता हूँ, प्रोटेस्ट को हम कहते हैं एजिटेट, ठीक है, एहतजाज करना, ठीक है। रिफ्यूज भी कह सकते हैं। आई कुड नॉट प्रोटेस्ट टू हिम नाउ, अब मैं उनसे एहतजाज नहीं कर सकता था। ही हैड मेड अप हिज माइंड, वो फैसला कर चुके थे। व्हेन ही मेड अप हिज माइंड टू डू अ थिंग, और जब वो किसी काम को करने का फैसला कर लेते, ही वुड डू इट इफ ही हैड टू क्रॉल, तो वो इसे हर सूरत अंजाम देते। इफ ही हैड टू क्रॉल, क्रॉल कहते हैं क्रीप, रेंगना। मैं लिख भी रहा हूं आपके लिए, तो इसे हर सूरत में अंजाम देते, चाहे इसके लिए इन्हें रेंगना ही क्यों ना पड़ता। He didn't care if it was 97 in the shade or 16 below zero. Didn't care, परवाह ना होना, उन्हें इस बात की कोई परवाह ना होती कि साए में दर्जा हरारत 97 दर्जे है या मनफी 16 दर्जे। I wiped more sweat from my face, मैंने अपने चेहरे से मजीद पसीना साफ किया। As I followed him down the little path, followed कहते हैं पैरवी करना, little path छोटा सा रास्ता, उस छोटे से रास्ते पर उनके पीछे चलते हुए, बिटवीन द पास्चर एंड द मीडो, पास्चर कहते हैं इसका मीडो भी कह सकते हैं, ग्रासलैंड भी कह सकते हैं, ठीक है। और उर्दू में आप इसको कहेंगे सब्जाज़ात, और जो मीडो है
इसको आप कहेंगे चरागाह। चरागाह कहते हैं जहाँ जानवर वगैरह चरते हैं। As he followed him down the little path, उस छोटे से रास्ते पर उनके पीछे चलते हुए, बिटवीन द पास्चर एंड द मीडोज, जो चरागाह और सब्जाजार के बीच से गुजरता था, मैंने उस छोटे से रास्ते पर चलते हुए अपने चेहरे से मज़ीद पसीना साफ़ किया। अब उस छोटे से रास्ते पर उनके पीछे चलते हुए अपने चेहरे से मज़ीद पसीना साफ़ किया, जो चरागाह और सब्जाजार के बीचों बीच गुजरता था। सडनली ही स्टॉप्ड एट द एज ऑफ द मीडो। कहते कि अचानक ही, मीडो कहते हैं वही चरागाह, अभी हमने किया। सडनली ही स्टॉप्ड एट द एज ऑफ द मीडो। एज कहते हैं सिरा, किनारा। अचानक ही वो चरागाह के किनारे पर रुके। टुक हिज पॉकेट नाइफ फ्रॉम हिज पॉकेट। अपनी जेब से जेबी चाकू निकाला। पॉकेट नाइफ जेबी चाकू या छोटा चाकू। अपनी जेब से छोटा चाकू निकाला। एंड कट अ विस्प ऑफ अल्फाल्फा। अल्फाल्फा जो है, इसको आप लूसन भी कह सकते हैं, अलूनसर भी कह सकते हैं और अल्फाल्फा भी कह सकते हैं। नाम है तो कोई नहीं है। और विस्प कहते हैं विस्प कहते हैं हैंडफुल, मुट्ठी भर। सडनली ही स्टॉप्ड एट द एज ऑफ द मीडो। अचानक ही वो चरागाह के सिरे पर रुके, किनारे पर रुके। टुक हिज पॉकेट नाइफ फ्रॉम हिज पॉकेट। अपनी जेब से अपना जेबी चाकू निकाला। कट अ विस्प ऑफ अल्फाल्फा, और मुट्ठी भर लूसन काट ली। ही हेल्ड इट अप बिटवीन हिम एंड द सन। उन्होंने इसे अपने और सूरज के बीच आड़ बना लिया। इस जुमले को जो है वो जरा लिख लें, मैं लिख देता हूं आपके लिए। उन्होंने इसे अपने और बल्कि इसको और थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं। उन्होंने इसे सूरज और अपने बीच आड़ बना लिया। ठीक है, आड़ कहते हैं कवर, बीच में बना लेना। He held it up between him and the sun. उन्होंने इसे सूरज और अपने बीच आड़ बना लिया। Look at this, Jess, इसकी तरफ देखो। He bragged. उन्होंने फखरी अंदाज में कहा। ब्रैग जो है उसको आप कहते हैं ब्रैग को कहते हैं जी बोस्ट, फखरी अंदाज में कोई बात कहना। कहते हैं कि इसकी जानिब देखो जैस। उन्होंने फखरी अंदाज में कहा, डिड यू एवर सी बेटर अल्फाल्फा ग्रो आउट ऑफ द अर्थ। क्या तुमने ज़मीन पर इससे बेहतर लूसन उगते हुए देखी है। इट्स द बेस्ट लुकिंग हे आई हैव एवर सीन एनी प्लेस। हे कहते हैं खुश घास को। कहते हैं कि मैंने इससे बेहतर खुश घास कहीं उगते नहीं देखी। आई सेड, मैंने इनसे कहा, आई हैव नॉट सीन बेटर लुकिंग अल्फाल्फा इवन द सैंडी लिटिल सैंडी रिवर बॉटम्स। अब बॉटम्स जो है ये हम कहते हैं नशेबी इलाके, और लिटिल सैंडी रिवर को आप कहेंगे दरियाए सैंडी सगीर। ठीक है,
आई हैव नॉट सीन better looking alfalfa even in the little sandy river bottoms। कहते कि मैंने इससे बेहतर लोसन दरिया सैंडी सगीर के नशेबी इलाकों में उगते भी नहीं देखी। अब ये क्यों नशेबी इलाकों का बतौर ख़ास तस्करा कर रहे हैं? नशेबी इलाकों का बतौर ख़ास तस्करा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि जब दरिया बहते हैं तो वो सारे जो इलाकों की ज़रखेज़ तरीन मिट्टी है उसको अपने साथ बहा कर लाते हैं, और फिर वो जहाँ दरिया थोड़ा सेटल होता है, जहाँ वो ठहरता है, वहाँ क्या करते हैं, वहाँ वही मिट्टी जो है वो बैठ जाती है, जम जाती है। तो वो जो मिट्टी होती है जो मुख्तलिफ़ इलाकों से आई हुई, मुख्तलिफ़ इलाकों से बह के आई हुई जो है ज़रखेज़ तरीन मिट्टी होती है, वो ऑब्वियसली किसी भी फसल की काश्त के लिए, किसी भी चीज़ की काश्त के लिए बहुत आइडियल होती है। तो जस्ट बेसिकली उसको कह रहे हैं कि इससे बेहतर अल्फाल्फा जो है वो तो मैंने यहाँ उगते हुए भी नहीं देखी। देन वो कहते हैं कि व्हेन आई बॉट दिस लिटिल फार्म, जब मैंने ये छोटा सा फार्म कहते हैं ज़रई इलाका, कहते हैं कि जब मैंने ये छोटा सा ज़रई इलाका ख़रीदा, एवरीबॉडी अराउंड हियर सेड, तो यहाँ मौजूद हर एक शख्स ने कहा, आई वुड एंड अप विद माई फैमिली एट द कंट्री पुअर फार्म। पुअर का मतलब है यहाँ पर गुर्बत ज़दा, बंजर भी कह सकते हैं, वीरान भी कह सकते हैं, कि मैं इस छोटे से वीरान देहाती ज़रई रकबे पर, कंट्री देहाती, फॉर्म ज़रई रकबा, कि मैं इस छोटे से वीरान देहाती ज़रई रकबे पर अपना और अपने ख़ानदान का ख़ात्मा कर लूँगा। इफ़ आई ट्राई टू मेक अ लिविंग हेयर, मेक अ लिविंग कहते हैं रोज़ी रोटी का ज़रिया बनाना, ठीक है, या एक वर्ड आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, वो कहते हैं ज़रिया मुआश, ठीक है, लिविंग। अगर मैंने इसे ज़रिया मुआश बनाने की कोशिश की, जब मैंने ये छोटा सा ज़रई रकबा ख़रीदा तो यहाँ मौजूद हर एक शख्स ने कहा कि मैं इस छोटे से वीरान देहाती ज़रई रकबे पर अपना और अपने ख़ानदान का ख़ात्मा कर लूँगा अगर मैंने इसे ज़रिया मुआश बनाने की कोशिश की। मतलब क्या है कि इससे इतनी आमदन, इतनी फसल एक्सपेक्टेड नहीं है कि मैं अपने और अपने बच्चों का पेट पाल सकूं। ही ब्रैग्ड अगेन, उन्होंने फिर से फ़ख्री अंदाज में कहा, इट टुक मी 30 years टू इम्प्रूव दीज ओल्ड वोर्न आउट एकर्स। वोर्न आउट कहते हैं बंजर, ओल्ड कदीम, कहते हैं कि मुझे इस कदीम और बंजर ज़मीन को इस काबिल बनाने में, को बेहतर बनाकर इस काबिल बनाने में, टू मेक देम डू दिस, इस काबिल बनाने में, कहते हैं कि मुझे इस कदीम और बंजर ज़मीन को बेहतर और इस काबिल बनाने में 30 साल लगे हैं, ठीक है। सो ये उसकी स्ट्रगल है, और यहीं पर जो है वो हम अपने चैप्टर का एंड अभी आज के लेसन का जो है वो कर रहे हैं। नेक्स्ट लेसन इंशाल्लाह जो है वो हम फिर यहीं से जो है उसको पिकअप करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों, जीते रहें। थैंक यू।